डिविडेंड पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें ये पता है कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी क्या करती है, पे आउट कर देती है। डिबेटेबल इशू यही है कि कंपनी को कितना पे आउट करना चाहिए, रेगुलर पे आउट करना चाहिए, कितना पे आउट करना चाहिए, फिक्स पे आउट करना चाहिए, सिचुएशनल पे आउट करना चाहिए, सो एंड सो। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि रिटेंशन क्यों किया जाए। आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि कंपनी को पे आउट कितना करना चाहिए, रिटेन कितना करना चाहिए? दोनों सर करना चाहिए, ये तो ट्रेन भी करना चाहिए कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए और कस्टमर के लिए, शेयर होल्डर को खुश करने के लिए उनको डिविडेंड भी देना चाहिए। हाँ, असल में सारा पता है, जो मेजर कंसर्न है ना वो ये है कि व्हाट शेयर होल्डर वांट्स, शेयर होल्डर्स क्या चाहता है। और हमें ये अच्छी तरह से पता है, हम अपने सिलेबस के अंदर, कि शेयर होल्डर की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है और वो क्या होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डिविडेंड दिया जाए तो क्या उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी? अगर ये क्लियर कट रिलेशनशिप हो कि डिविडेंड देने से वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी, तो फिर तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको हर साल डिविडेंड देना चाहिए। बट डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। और यूजुअल फिनोमेना क्या है, प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड दिया जाता है, अगर लॉस होता है तो डिविडेंड नहीं दिया जाता। ठीक है। अभी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक चीज तो शेयर होल्डर्स ये इवेल्युएट करता है कि उसको डिविडेंड यील्ड कितनी मिल रही है, और दूसरी चीज वो ये इवेल्युएट करता है कि उसको कैपिटल गेन कितना हो रहा है। और इसके अंदर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ दोनों तरीके से मैक्सिमाइज होती है, यानी कि डिविडेंड यील्ड से भी मैक्सिमाइज होती है और कैपिटल गेन से भी मैक्सिमाइज होती है, तो क्या शेयर होल्डर इनडिफरेंट है कि वो या तो डिविडेंड मिल जाए उसे या कैपिटल गेन मिल जाए? क्या शेयर होल्डर इनडिफरेंट होता है? इनडिफरेंट का मतलब है उसे फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं, हमारा आइडिया ये है कि नहीं जी, शेयर होल्डर इनडिफरेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें एक मेजर कंसर्न है टैक्सेशन, टैक्स रेट। अब यूजुअली क्या होता है, डिविडेंड का एक अलग टैक्स रेट होता है और गेन का एक अलग टैक्स रेट होता है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ फॉर एग्जांपल कि डिविडेंड का टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हायर साइड के ऊपर है, तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस किसके ऊपर चली जाएगी? कैपिटल गेन पे चली जाएगी। एक ये पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो डिविडेंड डिसीजन होता है उसमें शेयर होल्डर इनडिफरेंट नहीं हो सकता। अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक थ्योरी के साथ जिसको कहा जाता है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी का आर्गुमेंट यह है कि डिविडेंड डिसीजन का बेसिकली शेयर प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या शेयर होल्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता कि डिविडेंड किस फॉर्म में होना चाहिए। डिविडेंड पेमेंट या डिविडेंड पे आउट इज इररेलेवेंट। अब आपको पता है कि आपकी कंपनी में जो क्लाइंटल होता है शेयर होल्डर्स का, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं।
तो वो क्या इस बात पे एग्री करते हैं? इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए, पैसा री इन्वेस्ट होना चाहिए और वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिविडेंड की फॉर्म में हुई है या किसी और फॉर्म में हुई है। सही है। अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि यार टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न होना चाहिए रादर देन कि वो कहाँ से आया, तो काफी हद तक ये बात सही है कि शेयर होल्डर ये देखता है कि जी मेरा रिटर्न कितना है, ये नहीं देखेगा कहाँ से आया। लेकिन अगर टैक्स का कंसर्न माइंड में रखें तो फिर वो लाजमी देखेगा कि उसको वो रिटर्न चाहिए जो लेस टैक्स अमाउंट लगे जिसके ऊपर। अच्छा, इन्होंने क्या किया है इसकी अजम्पशन के लिए, इन्होंने क्या किया है कि अगर हम नो टैक्स की अजम्पशन लें, सही है, और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अजम्पशन लें, अगर ये दो अजम्पशन लेके चलें तो फिर काफी हद तक इररेलेवेंस थ्योरी होल्ड करेगी। पसंद डिविडेंड हो या कैपिटल गेन हो, टैक्स का कोई कंसर्न नहीं है, शेयर्स खरीदने बेचने कोई चार्जेस नहीं लगते। तो एमएम फिर इसको बेस बनाकर ये कहता है कि आप अपना जो डिविडेंड है ना वो कंपनी अगर ना भी दे तो डिविडेंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। क्या मतलब? डिविडेंड कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? तो शेयर होल्डर क्या करेगा, जितनी उसको जरूरत होगी वो शेयर्स बेच देगा। लेकिन इसमें एक जो कंसर्न होगा ना, वो कंसर्न क्या होगा, अगर वो बार बार शेयर्स बेचेगा तो उसका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली शेयर होल्डर का ये कंसर्न होगा, इसलिए वो बार बार शेयर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि उसकी कंट्रोल का एलिमेंट डाइल्यूट होने वाला होगा। दूसरा, अगर हम एज्यूम करें इफ कैपिटल गेन इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, तो क्या अब ये थ्योरी होल्ड करेगी? नाउ shareholder will prefer capital gain क्योंकि उसका जो टैक्स गेन होगा वो सारा का सारा उसको मिल जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सही है। ठीक। तो हम एमएम की जो बात है ना कि डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, इररेलेवेंस थ्योरी को इतना ज्यादा प्रैक्टिकली जो ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज प्रैक्टिकली टैक्स रेट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है और टैक्स रेट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज के अंदर टैक्स ऑन डिविडेंड जो है, जैसे मैं यूके की आपको एग्जांपल बताऊं, टैक्स ऑन डिविडेंड जो है वो यूके में मैक्सिमम 37.5% पे जाता है, और जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% से लेकर 28% तक जाता है। तो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस क्या होगी? कैपिटल गेन। तो एमएम का आर्गुमेंट जो ना टैक्स की वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टैक्स। सही है। अच्छा, अब शेयर होल्डर का डिविडेंड के अंदर इंटरेस्ट क्यों होता है? किन फैक्टर्स की वजह से शेयर होल्डर्स डिविडेंड पे फोकस करता है? नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड क्लाइंटल इफेक्ट। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, जैसे एप्पल है, आईफोन बनाती है, कभी प्राइस कम की है उन्होंने आईफोन की? कभी उन्होंने सैमसंग की तरह आईफोन के मल्टीपल वर्जन बनाए कि जी एक 20,000 रुपए का है, एक 40,000 रुपए का है, एक 60,000 रुपए का है, एक 80,000 का और एक 1 लाख का है? कभी नहीं बना।
क्योंकि अपनी वो एक क्लाइंटल लिस्ट मेंटेन करके रखते हैं, और वो क्लाइंटल की लिस्ट क्या है, प्रेस्टीज वाले लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। सही है। सही। अब होता है कि कंपनी में क्या होता है कि कंपनी के पास जो क्लाइंटल होता है ना, ग्रुप, उसके अंदर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं और साथ कंपनी के पास इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर समझ में आता है क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्होंने शेयर परचेज किया होता है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं जो कि डायरेक्टली कंपनी की इक्विटी बल्क में परचेज करते हैं। अब अगर एक कंपनी के पास अपनी क्लाइंट लिस्ट के अंदर मेजर शेयर होल्डर्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या ख्याल है, डिविडेंड मांगेंगे या कैपिटल गेन में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे? सर वो ज्यादा होंगे कैपिटल ग्रोथ में सर। और इंडिविजुअल डिविडेंड में ज्यादा। इंडिविजुअल डिविडेंड में तो अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का क्लाइंटल में इंडिविजुअल ज्यादा है, अब कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो उसकी शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर क्लाइंटल में इंस्टीट्यूशन ज्यादा है और डिविडेंड ज्यादा देती है तो इंस्टीट्यूशन तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। तो उनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि री इन्वेस्ट किया जाए पैसों को, और री इन्वेस्ट करके उस पैसों के ऊपर कैपिटल गेन जनरेट किया जाए। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनकी मार्केट के बारे में नॉलेज भी अच्छी होती है। जब नॉलेज होती है ना तो उनका जो रिएक्शन होता है ना वो छोटी छोटी बातों पर नहीं आता, एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को आप बताएं यार परसों जो ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है पाकिस्तान में, वो सारे शेयर्स बेच देगा अपना इंडिविजुअल शेयर होल्डर। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो पैनिक नहीं करता। तो इंस्टीट्यूशन का ज्यादा होना, फिर आपको अगर डिविडेंड ना भी देना, इंस्टीट्यूशंस कैन अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी ने इस साल कोई डिविडेंड नहीं दिया तो इंस्टीट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, कैपिटल ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। सही है। लेकिन जो इंडिविजुअल होगा वो पैनिक में आके ये भी एंटिसिपेट कर सकता है कि लिक्विडिटी इश्यूज हैं, कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है, और वो फिर अपने शेयर्स बेच देगा। ठीक है। तो एक तो आर्ग्यूमेंट हो गया आपका क्लाइंटल अफेक्ट। अपने क्लाइंटल को देखें, क्लाइंटल की अंडरस्टैंडिंग रखें, क्लाइंटल के बारे में ये पता होना चाहिए कि क्लाइंटल डिविडेंड ना देने पे रिएक्ट कैसे करेगा। अगर आपको लगता है कि क्लाइंटल डिविडेंड ना देने पे रिएक्ट करेगा, नाउ यू हैव टू पे डिविडेंड। दूसरा आर्ग्यूमेंट है बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट। जब हालात खराब चल रहे होते हैं ना मार्केट के, जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो अनसर्टेनिटी में लोगों की प्रेफरेंस क्या होती है? जर्नल पूछ रहा हूँ। जो चीजें जल्दी बेच दें तो नुकसान ना हो जाता। बिल्कुल। अनसर्टेनिटी वाले एलिमेंट के अंदर लोग यूजुअली लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पैसा उन्हें वापस मिले उनका अपना, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। अब कंपनी क्या कर रही होती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये बता रही होती है कि देखिए हमने इस साल 100 मिलियन का प्रॉफिट किया, और हमने डिसाइड किया कि हम ये रिटेन कर रहे हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या शेयर होल्डर को कन्विंस कर सकती है कंपनी इसके ऊपर? सर अगर तो कंपनी की अच्छी है, मार्केट में वैल्यू है, फिर तो उसके जो है शेयर होल्डर वो मान जाएंगे आसानी से। अगर नहीं है तो फिर वही कहेंगे कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, लिक्विड प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर प्रेफर करता है करंट डिविडेंड को ओवर
फ्यूचर गेन, और वो अल्टीमेटली इसलिए प्रेफर करता है कि डिविडेंड जो है ना वो एक सर्टेन अमाउंट है, एक सर्टेन पेमेंट है, और कैपिटल गेन जो है ना वो फ्यूचर में होगा, हो सकता है ना हो। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि बर्ड इन द हैंड में रहे, रादर देन कि हमें फ्यूचर के अंदर कुछ मिले और कंपनी में अगर कोई मिसहैप हो जाए तो अल्टीमेटली वो हमारे हाथ से निकल। तो जो लॉयल टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने क्लाइंटल की बात की, वो इतने पैनिक नहीं होते, तो वो बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट पे फोकस नहीं करते, और इंडिविजुअल टाइप के होते हैं उनका फोकस होता है। तीसरा एलिमेंट जो शेयर होल्डर कंसिडर करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंसिडर करते हैं सिग्नलिंग इफेक्ट। स्टॉक मार्केट में जो न्यूज की बेसिस के ऊपर रिएक्शन आता है ना, उसके लिए एक टॉपिक है मार्केट एफिशिएंसी, जो आगे बिजनेस वैल्यूएशन में आएगा, टू समवॉट ये उसके साथ ही कनेक्टेड है। अब सिग्नलिंग इफेक्ट क्या मतलब, सिग्नलिंग इफेक्ट है सिग्नलिंग इफेक्ट में कहते हैं कि जी रिडक्शन होती है अगर शेयर प्राइस के अंदर, तो वो एक नेगेटिव सिग्नल छोड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और अगर रिडक्शन इन शेयर प्राइस नहीं, रिडक्शन इन डिविडेंड, रिडक्शन इन डिविडेंड, और अगर डिविडेंड दिया जाता है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल छोड़ता है। अब ये नेगेटिव सिग्नल आएगा क्यों माइंड में, और क्या माइंड में आएगा इन्वेस्टर के, कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया, यही कहेंगे उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। हाँ, वो इसका एक मतलब ये लेते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस, और अगर लिक्विडिटी क्राइसिस है तो लिक्विडिटी क्राइसिस में लेंडर का रिस्क भी बढ़ जाता है, शेयर होल्डर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर वाकई लिक्विडिटी क्राइसिस है तो अभी तो वो समझ रहे हैं ना, जब दोनों का रिस्क बढ़ता है तो रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ेगा अल्टीमेटली। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन डिविडेंड कर रही होती है, तो नॉर्मली वो रिडक्शन अगर हम जनरली देखें तो वो रिडक्शन री इन्वेस्टमेंट की वजह से भी तो हो सकती है ना, जरूरी कोई है कि वो रिडक्शन कोई नेगेटिव फैक्टर की वजह से हो रही है। वो रिडक्शन इस वजह से भी हो सकती है कि मार्केट में फंड्स की शॉर्टेज है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम कह रहे हैं बेहतर ये है कि हम अपने पास से फंड जनरेट करें, या फिर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गए मार्केट के अंदर, तो हम ये कह रहे हैं कि जी यार हम अपना पैसा इस्तेमाल कर लें रादर देन कि हम बाहर का पैसा इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक। तो सिग्नलिंग इफेक्ट को जब भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो क्या हम सिग्नलिंग इफेक्ट को कैसे कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमें ये तो पता है कि सिग्नलिंग इफेक्ट है, लेकिन हम सिग्नलिंग इफेक्ट को माइंड में तो रखेंगे ना कि डिविडेंड कट किया तो कट का इम्पैक्ट क्या होगा, शेयर प्राइस गिर जाएगी। तो हमें शेयर होल्डर्स को ना अवेयरनेस देनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर हमने डिविडेंड नहीं दिया तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, ताकि ये जो सिग्नलिंग इफेक्ट है इसका इफेक्ट मिनिमाइज हो। अभी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबली या प्रैक्टिकली। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो ना बेसिकली डिविडेंड
रेलेवेंस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक थ्योरी कहलाती है रेजिडुअल थ्योरी। वो रेजिडुअल थ्योरी ये कहती है इफ नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, क्या करना चाहिए? हंड्रेड % पे आउट। और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या करना चाहिए? जीरो डिविडेंड। क्या ये पॉलिसी सही है? कंपनी के हिसाब से तो परफेक्ट है जी, सही है, शेयर होल्डर के हिसाब से अनसर्टेन है। शेयर होल्डर्स के लिए इस पॉलिसी में क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मुझे क्या पता भाई अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर्टेनिटी नहीं होती। और ये जो पॉलिसी है नॉर्मली ये ग्रोइंग फर्म्स जो होती है ना, वो ये पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। जब उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है ना, तो जो ग्रोथ से उन्होंने पैसा कमाया होता है वो पैसा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एक तो हम ये कहते हैं या तो ये ग्रोइंग फर्म के लिए हो ये पॉलिसी, या डिफिकल्टी टू रेज फाइनेंस। इसलिए हम बाहर से पैसा नहीं लेंगे ग्रोथ का, हम पैसा सारा का सारा कहां से लेंगे, रिटेन अर्निंग को पहले इस्तेमाल करें, चाहे हमें डिविडेंड जो ना वो जीरो ही क्यों ना करना। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि शेयर होल्डर्स के लिए ना बार बार जो ना डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे होंगे और दैट कुड अफेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, क्योंकि हर शेयर होल्डर समझता नहीं है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया, तो इट माइट अफेक्ट योर शेयर प्राइस। अच्छा भाई, इसके अलावा कंपनी के पास सॉल्यूशन क्या है, कंपनी को क्या डिविडेंड देना चाहिए, प्रैक्टिकली डिविडेंड की क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं। वन ऑफ द पॉलिसीज रेजिडुअल अप्रोच। एक बेहतर पॉलिसी कंपनी के लिए ये होती है कि कंपनी जो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी पे जाए आइडियली। लेकिन स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी पे जाने का मतलब ये है कि आपके सोर्सेज हों कि आप हर साल एक सफिशिएंट अमाउंट मेंटेन करके रखें और अपने शेयर होल्डर्स को दें। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप कांस्टेंट डिविडेंड दें उन्हें जितना आपने लास्ट ईयर दिया था, या आपकी कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए। ये बहुत ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है, कांस्टेंट ग्रोथ। और ये यूजुअली जो पॉलिसीज है स्टेबल डिविडेंड की, ये वो कंपनीज करती हैं जिनके पास जो मिच्योर कंपनीज होती हैं, जिनके पास स्टेबल कैश फ्लोज होते हैं, या इन शॉर्ट में कहूंगा उनका बिजनेस रिस्क लो होता है। जिनका बिजनेस रिस्क लो हो वो इस तरह की डिविडेंड पॉलिसी चला सकते हैं। कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या होगा, अगर एक साल कंपनी ये मैनेज नहीं कर पा रही तो कंपनी फंड्स कहां से लेकर आएगी, कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा, कंपनी को लोन भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, इसके काउंटर में एक पॉलिसी ये बन सकती है कि आप रेशियो फिक्स कर दें।
मसलन आपने डिसाइड किया। सर एक कॉल आ रही है। जी जी ले ले। हेलो, वालेकुम सलाम। टीएल कह रहा तेरा कितने आ गए? चल ठीक है, ओके जी सर। जी सर। जी तो मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर कांस्टेंट पे आउट रेशियो के अंदर होगा कि हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे कि हमें हर साल एक प्रॉफिट का 1% जो ना डिविडेंड देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लो प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर के पास लो डिविडेंड जाएगा, और अगर हाई प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टर के पास हाई डिविडेंड जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। क्या मसला आएगा? कंसिस्टेंसी का मसला आएगा, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन कंपनी को एटलीस्ट ये पता होगा कि प्रॉफिट होगा तो उसका, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें जो भी प्रॉफिट होता है उसका X% कंपनी देती है। तो कंपनी के अगर फॉर एग्जांपल 40% पे आउट है तो कंपनी हमेशा 60% जो है प्रॉफिट का रिटेन कर रही होती है, तो उसकी फ्यूचर फाइनेंसिंग नीड हमेशा मेंटेन हो रही है और उसके पास सरप्लस पैसा जनरेट हो रहा हो। अब बाज़ाबा क्या होता है, जब ये सरप्लस पैसा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो अल्टीमेटली कंपनी फिर क्या करती है, फिर कंपनी बोनस शेयर्स दे देती है या शेयर रीपरचेज कर लेती है, इस तरह की कोई एक्टिविटी प्लान करती है। इसके साथ एक और पॉलिसी हो सकती है कि कंपनी कहेगी जी जीरो डिविडेंड पॉलिसी। सर इसकी सर समझिए सर 60% वो दे रही है डिविडेंड, जो 40% जो उसके पास बच जाएगा जब वो इकट्ठा होता रहेगा तो उसमें से देगी वो बोनस वगैरह। हाँ बिल्कुल, अगर उसका यूज ना हो। हम तो ये प्लान कर रहे हैं कि ये जो 60 देने के बाद 40 बचता है या 40 देने के बाद 60 बचता है, ये हम फ्यूचर में यूज करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी यूजेबिलिटी नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, इंडस्ट्री में स्लम्प आ गया है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, जीरो डिविडेंड पॉलिसी वैसे तो सूटेबल नहीं है क्योंकि हमने डिस्कस किया सिग्नलिंग इफेक्ट भी है और जो है आपका दूसरे फैक्टर्स भी हैं, बट इन द हैंड आर्गुमेंट भी है। लेकिन अगर जीरो डिविडेंड पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दी जाती है कि जी एप्पल कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने जो ना शुरू में डिविडेंड नहीं दिया तो वो जीरो डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे। तो वो जीरो डिविडेंड पॉलिसी जब अडॉप्ट कर रहे थे तो अल्टीमेटली वो चल कैसे रही? तो ये हर फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। ये उस फर्म के लिए पॉसिबल है जो कंपनीज ग्रोथ फेज में होंगी। वो शेयर होल्डर्स को कहेंगे भाई अभी तो हम कमा ही नहीं रहे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से अर्न करेंगे, हमारी एनपीवी प्रोजेक्ट्स की पॉजिटिव आएगी, सरप्लस क्रिएट होगा, उसके बाद हम नई डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे। इट माइट बी ए कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी आफ्टरवर्ड। लेकिन होगा क्या, इनिशियल ईयर्स में कंपनी या ग्रोइंग कंपनी होगी तो उसको चाहिए कि वो डिविडेंड ना दे और फ्यूचर में डिविडेंड बढ़ा। ठीक है। एक और फिनोमिना है जिसे कहा जाता है रैचेट पैटर्न। वो रैचेट पैटर्न ये कहता है, अच्छा देखो होता पता क्या है, होता ये है कि एक चीज कहा जाती है कि इंसान अपनी कैपेसिटी से हमेशा नीचे रहे। अगर आप अपनी कैपेसिटी से नेक टू नेक चलेंगे ना, मतलब एक बंदा है वो 50,000 रुपये कमाता है, ठीक है, खर्च भी 50,000 रुपये करता है, अगर अगले महीने उसकी इनकम 30,000 हो गई तो खर्चे तो वो 50,000 कर रहा है, कैसे मैनेज करेगा? उसकी आदत खराब हो जाएगी। तो रैचेट पैटर्न ये कहता है कि कंपनी जो है ना वो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यूज करे। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए।
और वो डिविडेंड पॉलिसी जो ना वो इतनी ज्यादा हाई डिविडेंड ना रखे कंपनी कि उसको बाद में मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब नहीं डिविडेंड बढ़ेगा नहीं, डिविडेंड राइजिंग होना चाहिए लेकिन स्लोली होना चाहिए एज पर अर्निंग्स, कि आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी। फॉर एग्जाम्पल इफ अर्निंग ग्रो बाय 10%, हमने कहा कि जी डिविडेंड हम मेंटेन करेंगे 5%। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अर्निंग गोज डाउन, फिर भी कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल मेंटेन 5%। समझ लो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि शेयर होल्डर्स को ये पता है ना कि हमें हर साल उतना ही डिविडेंड मिलता है। और ये कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसी है, उनका टैक्स पोजीशन वेरी नहीं करेगी। ये इस पॉइंट का मतलब जरा क्लियर कर लें, इसका मतलब क्या है, टैक्स पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर। मतलब आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है, आपकी मंथली इनकम आती होगी ना, तो आपका एक टैक्स मेंटेन होता होगा। अब अगर वो मंथली इनकम फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाए तो आपका टैक्स फ्लक्चुएट होगा। तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरी इनकम जो ना वो वॉलेटाइल हो, इसलिए वो इस रेचेड पैटर्न को जो ना वो काफी हद तक फॉलो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्निंग्स चल रही है, ये अर्निंग में एक डिप आया, उसके बाद अर्निंग जो है वो दोबारा ऊपर चली गई और फिर अर्निंग्स दोबारा, ये अर्निंग्स का पैटर्न। अब अर्निंग्स में तो इतनी वॉलेटिलिटी है, डिविडेंड में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी हो डिविडेंड में ना हो? तो हम इसको स्टार्ट ही समवेयर अराउंड नीचे से करें, समझ रहे? और ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहे, ये आपका डिविडेंड का पैटर्न है, रैचेट पैटर्न इसी को कहते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि जब एक अर्निंग यहाँ थी ना, तो हमने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं की। सो जब अर्निंग्स यहाँ आई ना, तो हमने डिविडेंड को डिस्टर्ब नहीं किया। इससे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कंपनी हर हाल में उतना तो देगी जितना वो पिछली दफा देती। सही, ये ओवरऑल डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज का इम्पैक्ट तो कंपनीज को कंसीडर करना पड़ता। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम जनरली दोबारा इसको सम अप करें तो डिविडेंड डिसीजन बनाते वक्त फैक्टर्स बताएं क्या क्या कंसीडर करने चाहिए, फैक्टर्स टू बी कंसीडर। डिविडेंड पॉलिसी बनाते वक्त कंपनी की पोजीशन, इसको मैं ले लेता हूँ लिक्विडिटी, कैश फ्लो पोजीशन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके फ्यूचर जो इसके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है कंपनी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जी सही है। उसके बाद शेयर होल्डर्स को देखना चाहिए कि उनके पास इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ज्यादा है या इंडिविजुअल ज्यादा है। मार्केट पोजीशन, करंट मार्केट पोजीशन क्या चल रही है, स्टॉक मार्केट डिप्रेस्ड तो नहीं चल रही? सही है, अगर स्टॉक मार्केट डिप्रेस्ड हो तो फिर क्या करना चाहिए? सर कम देना चाहिए, फिर पैसा जो है ना वो वहां से इस्तेमाल करना चाहिए, कर दे उधर से कर लेना जो पास पड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्लाइंटल को देखना चाहिए। अच्छा सर, हम कंपेटिटिव सर देखना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सेम इंडस्ट्री के अंदर देखा जा सकता है, वरना वो मूव कर जाएगा। लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई हमारे ऊपर किसी भी किस्म, जैसे डिविडेंड कोवेनेंट लगे हुए होते हैं बाद में। सही।
सही। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी को हमेशा माइंड में रखने होते हैं बिफोर मेकिंग अ सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी। यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन हुई है तो एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट आता है। सही है। अच्छा, इसमें दो स्पेसिफिक इश्यूज हैं रेशोज वगैरह में मूव करने से पहले हम ये दो पहले स्पेसिफिक इश्यूज देख लेते हैं। और दो स्पेसिफिक इश्यूज हैं। पहला है आपका स्क्रिप्ट डिविडेंड। इसको हम बोनस इशू भी कहते हैं। ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है? तो नॉर्मली बोनस शेयर्स क्या होता है? शेयर्स ऑफर्ड किसको किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मुफ्त में। तो बेसिकली ये कंपनसेशन होती है डिविडेंड की जगह। सही है। शेयर्स इशूड अगेंस्ट डिविडेंड पेमेंट। अब नॉर्मली कंपनी क्या करती है, क्यों कर रही होती है ऐसा? एक रीजन इसका ये बनता है कि कंपनी जो है वो अपने कैश फ्लो को प्रिजर्व करना चाहती है, जिसकी वजह से, और इसके ऊपर इन्वेस्टर को एक टैक्स एडवांटेज भी मिलता है कि अगर कैश डिविडेंड मिलेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन बोनस मिलेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये पाकिस्तान में भी बोनस पे शेयर्स पे टैक्स है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। इसको, बोनस को कैपिटलाइजेशन इशू भी कहा जाता है, क्योंकि बोनस देने से क्या होता है, हम अपने रिजर्व्स को कम कर देते हैं, रिजर्व रिड्यूस हो जाते हैं, और कैपिटल जो होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। इसका फायदा पता क्या होता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं ना, वो कैपिटल के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं, और शेयर होल्डर को उनका पैसा उनके पास चला जाता है। इम्प्लीकेशन क्या होगी? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। इम्प्लीकेशन क्या होगी? ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉल होगी। शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? शेयर प्राइस भी फॉल होगी। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हम एज्यूम करेंगे मेंटेन रहेगी। ये हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें हम एक अजम्पशन, देखो होता पता क्या है, होता है कि इसको इनडिफरेंट रखने के लिए कि शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड मिले या शेयर्स की फॉर्म में मिले, उसकी प्री और पोस्ट वेल्थ मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ वेल्थ मेंटेन कैसे होगी? जब प्राइस फॉल होगी ना, मसलन पहले शेयर्स की प्राइस थी $5 की, अब वो 4 हो गई, लेकिन साथ उसको नंबर ऑफ शेयर्स भी तो ज्यादा मिल रहा है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट वही राइट वाला होगा कि जो फॉल इन प्राइस होगी ना, शेयर प्राइस फॉल होगी, लेकिन उसकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ होगी वो मेंटेन रहेगी। इसी तरह ईपीएस तो फॉल होगी, लेकिन वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये डिबेटेबल आर्ग्यूमेंट है प्रैक्टिकली कि वाकई ऐसा होगा ही नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो हम ये अजम्पशन लेके सॉल्व करते हैं कि वेल्थ मेंटेन रहती है, वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल गलत हो जाएगा। सही। दूसरा मसला है आपका शेयर रीपरचेस। बायबैक, कंपनी अपनी इक्विटी बायबैक कर रही है। सवाल पैदा होता क्यों? एक कंपनी शेयर्स बायबैक क्यों करती है?
एक रीजन हो सकता है कि कंपनी अपने आप को अनकोटेड कंपनी बनाना चाह रही है। कंपनी को अब फंड्स की जरूरत नहीं है, कंपनी का बहुत कैश फ्लो रखा हुआ है, तो कंपनी ने अपने आप को डीलिस्ट कर लिया। एक रीजन हो सकता है कंपनी चाहती है कि कोई उसको टेक ओवर ना करे, तो कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट से कम कर रही है। और एक रीजन हो सकता है टू डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस कैश। ये सरप्लस कैश वो डिविडेंड की फॉर्म में भी तो दे सकते हैं। तो शेयर्स बायबैक क्यों कर रहे हैं? क्या ख्याल है? हेलो जी जी सर। क्या ख्याल है? वन ऑफ डिविडेंड भी तो दिया जा सकता था। जी सर, डिविडेंड दे सकते हैं अगर तो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही, शेयर्स बायबैक क्यों कर रही है? क्योंकि वन ऑफ डिविडेंड देने में एक रिस्क है कि जब हम एक मरतबा ज्यादा रिस्क डिविडेंड दे देंगे ना, तो एक माइंडसेट बन जाता है शेयर होल्डर्स का कि कंपनी जब ये दे सकती है तो फ्यूचर में भी दे सकती है। सही है? सही। और एक फॉल्स डिविडेंड सिग्नल आता है कि कभी ज्यादा कभी कम, उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ऐसा काम नहीं करती। कंपनी यूजुअली सरप्लस कैश जब भी आता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स बायबैक कर लेती है और ये ऑफर देती है कंपनी शेयर्स बायबैक करने की, ऑफर देती है शेयर होल्डर्स को, और वो ऑफर यूजुअली ह्यूज प्रीमियम पे दी जाती है। तो जो शेयर होल्डर्स ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं उनको इमीडिएटली कैपिटल गेन हो जाता है और वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। तो उनका एक कंसर्न होगा शेयर होल्डर्स का। प्लस क्या होगा, नो फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनी। अगर वो अपनी फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं तो शेयर्स कभी भी नहीं बेचेंगे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हाई प्रीमियम और ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है? कंपनी ये जो इक्विटी बाय करती है इसे कैंसिल नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। होता है कि कंपनी के अपने शेयर्स कंपनी के पास आ जाते हैं और जब उसे फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़ती है तो वो इक्विटी मार्केट में दोबारा लेकर आ जाता है। सही है? बेनिफिट क्या होगा इसका? अगर सर शेयर होल्डर सर ना सर वापस करना चाहे, कंपलसरी नहीं होता ना दे, कंपलसरी तो नहीं होता ना। आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं हाई प्रीमियम से, और हाई प्रीमियम, देखो हाई प्रीमियम किसी को नजर आएगा ना। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर ने इस तरह की एक एक्टिविटी की थी। अब 10,000 का एक शेयर है, कंपनी कह रही है 12,000 में दे दो फॉर एग्जांपल, तो वो कहेगा यार फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं 12,000 पे वैल्यू आएगी नहीं आएगी, जो भी गेन हो रहा है आज ले लो। सही है? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी ईपीएस राइज हो जाएगी। ठीक है? और इक्विटी की वैल्यू कम होने से नुकसान क्या होगा, गियरिंग भी बढ़ जाएगी। और गियरिंग कम होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे यूजुअली क्या फर्क पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब अल्टीमेटली ज्यादा प्रोपोर्शन पे आ जाती है, चीपर डेट का डिसएडवांटेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब्जेक्टिव है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ भी सकता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम भी हो सकता है। वो हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वाली लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
सही है। तो ये एक साइड थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया, एक साइड। अब दूसरा साइड आपका बनता है कि रेशोज का इफेक्ट क्या होगा, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन का कंपनीज की रेशोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए रेशोज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जर्नली जो रेशोज इस टॉपिक के साथ कनेक्ट होती हैं नॉर्मली, वो क्या क्या हो सकती है, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ज्यादातर चांसेस है कि वो ईपीएस के ऊपर इफेक्ट पूछ सकता है कि बताएं ईपीएस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वो ये पूछ सकता है कि जी गियरिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या ये पूछ सकता है कि इंटरेस्ट कवर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये मेजर रेशियोज कवर की जाती हैं यूजुअली। और इसके अलावा आपका दूसरी रेशियोज भी कवर की जा सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डीपीएस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, शेयर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई भी रेशियोज, ज्यादातर इन्वेस्टर और लेंडर से रिलेटेड रेशियोज इसके अंदर कवर की जाए। तो रेशियोज के फॉर्मूले पता होने चाहिए, ताकि अगर वो रेशियोज कोई दे और हमें बताए कि जी कंपनी डेट इशू कर रही है, बताएं ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा, कंपनी इक्विटी इशू कर रही है, बताएं फाइनेंस इंटरेस्ट कवर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला डालकर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी उसको अरेंज करके कैलकुलेट करें। ईपीएस अगर वो हमसे पूछता है तो ईपीएस में हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये पूछ सकता है कि राइट शेयर्स के बाद बताओ ईपीएस क्या होगी। अब अगर राइट शेयर्स के बाद ईपीएस पूछता है तो राइट शेयर्स के बाद सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इसलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से यूजुअली। जैसे बुक के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, अंडरस्टैंडिंग नंबर 8 व्हाइट को के नाम से। उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 मिलियन करंटली, सही है, और उसकी पार वैल्यू है $1 और उसकी मार्केट प्राइस है $2 और करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 7.05। ईपीएस नहीं दी गई। डायरेक्टर्स आर थिंकिंग अबाउट टू रेज फंड्स 400,000 और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा अर्निंग्स की वजह से बाय 30,000 पर एनम। सही है। इफ फंड्स आर raised via right issue, what would be the EPS? अब EPS निकालने के लिए पहले मुझे एग्जिस्टिंग EPS पता होनी चाहिए, ताकि मैं कंपेयर भी कर सकूं और देख भी सकूं। तो मुझे EPS निकालनी है तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट उसने बता तो दिया 30,000 से इंक्रीज होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट नहीं है, तो मैं एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन करता हूँ, एग्जिस्टिंग डेटा से प्रॉफिट निकालता हूँ। प्रॉफिट कैसे निकलता है, ईपीएस के फॉर्मूले से, सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस इज अ मल्टीपल ऑफ ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब हमने क्या किया, इसके अंदर मार्केट प्राइस गिवन है 7 पॉइंट, सॉरी मार्केट प्राइस थी $2 $2 मार्केट प्राइस है, ईपीएस रखी हमने और मल्टीप्लाई बाय 7.05। तो ईपीएस क्या होगी, 7.05 डिवाइडेड बाय 2,
कितनी ईपीएस होगी? ईपीएस का आंसर आएगा 0.284। सही है। हमें चाहिए प्रॉफिट। अब हम इसको ईपीएस के फॉर्मूले में डालते हैं और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ गया? 0.284 ईपीएस आ गई। प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बताए थे? 1 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1 मिलियन। सो प्रॉफिट कितना निकलेगा? 1 मिलियन को 0.284 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,84,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ पिछले साल। सही है। आफ्टर राइट प्रॉफिट क्या होगा? 284 प्लस प्रीवियस था, उसमें हमने 30,000 ऐड किया, तो उसने कहा कि 30,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो आफ्टर राइट 314,000 पे चला जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? उसके लिए हम राइट निकाल लेते हैं। राइट शेयर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 144 थे ना जी। तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2,50,000, 2.5 लाख के शेयर्स और ऐड हो गए। तो टोटल शेयर्स कितने बन गए? टोटल शेयर्स हो गए आपके 1 मिलियन प्लस 2,50,000। सो आपका टोटल हो गया 1250,000। सही। अब आपको सिंपली क्या करना है? आपने ईपीएस का फॉर्मूला लगाया, आपका प्रॉफिट 314,000 था, आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1250,000 हो गए, तो आपका ईपीएस का आंसर कितना आएगा? $0.25 पर शेयर। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग। एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है तो फटाफट फास्ट कैलकुलेशन करनी है। तो जो रेशो का टॉपिक है ये मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन की टर्म्स में हेक्टिक हो जाता है। सिमिलरली अगर वो यही चीज आफ्टर फाइनेंसिंग हमसे पूछता है कि बताओ गियरिंग रेशो क्या होगी, तो गियरिंग रेशो में हम दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी समटाइम्स, और समटाइम्स हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस कैपिटल गियरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है जी। इसी के बाद एक अंडरस्टैंडिंग है बुक के अंदर, अंडरस्टैंडिंग नंबर 9। फॉर एग्जांपल डेटा में लिख रहा हूँ, कंपनी की इस वक्त करंटली लॉन्ग टर्म डेट है 12.4 मिलियन और कंपनी के पास जो शेयर्स हैं इस वक्त पार वैल्यू है 1 ईच और टोटल वर्थ है 6.8 मिलियन, और कंपनी के पास जो इक्विटी साइड के ऊपर रिजर्व्स रखे हुए हैं वो रिजर्व्स हैं 5.2 मिलियन, और कंपनी को फाइनेंस चाहिए और वो कंपनी फाइनेंस रेज कर रही है डेट की फॉर्म में, और टोटल फाइनेंस कंपनी रेज कर रही है नया 4 मिलियन। शेयर प्राइस करंटली कंपनी के पास जो चल रही है, शेयर प्राइस कंपनी की चल रही है $2.90 ईच। सही। और ये जो फंड्स आएंगे कंपनी के पास, ये फंड्स कंपनी एक कंपनी को टेक ओवर करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि टेक ओवर के बाद कंपनी की वर्थ क्या हो जाएगी। तो उसने बताया कि वैल्यू आफ्टर टेक ओवर जो है वो 4 मिलियन का हम फंड रेज करेंगे, और जो कंपनी हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 4.5 मिलियन है, तो 0.5 मिलियन का एक पॉजिटिव एलिमेंट आएगा एक्विजिशन के बाद। ये भी सवाल में दिया हुआ।
रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट गियरिंग रेशो आफ्टर एक्विजिशन। अगर ये एक्विजिशन नहीं होता तो बड़ा सिंपल सा था, अब ये एक्विजिशन हो गया है तो हम सबसे पहले इसकी डेट वर्कआउट करेंगे। एग्जिस्टिंग डेट कितना था हमारा 12.4 मिलियन, उसके अंदर हम नया डेट ऐड कर देते हैं 4 मिलियन। सो डेट हमारे पास चला गया 16.4 मिलियन। ठीक है, अच्छा इक्विटी हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास जो गिवन इक्विटी है वो हम बुक वैल्यू बेसिस पे ले रहे हैं, मतलब नॉर्मली इक्विटी मार्केट वैल्यू बेसिस पे भी ली जाती है, सवाल में कुछ मेंशन नहीं है। तो बुक वैल्यू बेसिस के ऊपर इक्विटी की बुक वैल्यू 6.8 थी, रिजर्व उसमें हमने ऐड किए, और ये जो 0.5 मिलियन का एडिशनल एलिमेंट आ रहा है ये भी डाल दिया इसके अंदर, तो हमारी टोटल इक्विटी हो गई 12.5 मिलियन। अब फॉर्मूला लगाएं गियरिंग का। तो डेट को हमने न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में हमने अगर डेट टू इक्विटी करना है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी रखना है तो फिर ये फॉर्मूला लगाकर ये आपका गियरिंग का आंसर है। ये सर 0.5 सर इक्विटी में सर हमने क्यों किया, ये डेट का नहीं था? नहीं, ये बेसिकली हुआ क्या है, ये हुआ ये कि हमने 4 मिलियन देकर ना एक कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक तो है। उसकी इक्विटी हमारे पास आ गई, और उस इक्विटी की वर्थ है 4.5 मिलियन। ठीक है सर, जो डिफरेंस है इनका वो हमने याद है वो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट? जी जी। तो बेसिकली गुडविल बढ़ेगी तो इक्विटी साइड भी बढ़ेगी ना कंपनी की। जी सही। सही। चलें, सो आज ब्रेक लगाते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।